brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूं वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। क्राइम की स्टोरी तो है ही, और मैं थ्रिलर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं और इसका एंडिंग क्या होता है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मामला है कर्नाटक का। कर्नाटक में एक ज़िला है, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा, चिकमंगलूर नाम है ज़िले का। और इसी चिकमंगलूर ज़िले में एक टाउन है जिसका नाम है बालेहोनूर। ये जो बालेहोनूर टाउन है, इस टाउन में एक नौजवान लड़का रहा करता था। उम्र थी तकरीबन 28 साल, और भारत के करोड़ों बेरोज़गार नौजवानों की तरह इस नौजवान को भी एक अदद नौकरी की तलाश थी। नाम था अशोक। तो अशोक जो है वो नौकरी ढूंढ रहा था, और 2023, अभी हम 2025 में हैं, 2023 में इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक नौकरी का अवसर प्राप्त हुआ। मार्च के महीने में इसने एक ऐड देखा, एक इश्तिहार देखा जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक नौकरी, एक वांट निकली थी, और वो था कंबोडिया देश में। तो इसको लगा कि ठीक है, अगर कंबोडिया में ही ठीक ठाक नौकरी मिल जाती है जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ, कुछ बचा सकता हूँ, तो इससे बढ़िया क्या होगा। और ऊपर से फॉरेन कंट्री में चला जाऊँगा तो एक फॉरेन रिटर्न का टैग भी हो जाएगा और लाइफ सेटल हो जाएगी। तो इसने उस ऑफ़र को टैप करने का और उस नौकरी को ग्रैब करने की कोशिश की। बेसिकली इस नौकरी के लिए जो रास्ता या जो ज़रिया जो बंदा बन रहा था, उस लड़के का, उस शख्स का नाम था निक्षेप। तो ये जो अशोक है वो निक्षेप से मिला, और निक्षेप बेसिकली एक आप कहें कि एक प्लेसमेंट एजेंट था या ट्रैवल एजेंट भी कह सकते हैं, जो इस तरह से इंडियन लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ में भेजा करता था और वहाँ उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढा करता था। तो निक्षेप ये धंधा काफ़ी समय से कर रहा था, और निक्षेप जो है अशोक जहाँ पर रहता है उसके थोड़ी ही दूर पर एक और गाँव है, उस गाँव का रहने वाला था। तो अशोक चूँकि निक्षेप को गांव और घर से जानता था, उसे पता था कि ये पड़ोस के गांव का रहने वाला है और ये काम करता है, तो वो निक्षेप पर भरोसा कर सकता था। तो अशोक ने निक्षेप से बात की और पूछा कि भाई मुझे बताइए कि क्या नौकरी होगी और मुझे क्या करना होगा, कहाँ रहूँगा और कितनी सैलरी मिलेगी। तो निक्षेप ने उसे बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफ़र दिया। कहने का मतलब ये कि उसे जो बातें बताई वो बहुत ही आकर्षक थी। उसे बताया गया कि 80,000 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से, 80,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक की तुम्हारी सैलरी होगी हर महीने, और वहाँ रहने खाने ठहरने का पूरा इंतज़ाम होगा। डाटा एंट्री का काम है, आराम से रहोगे, डाटा एंट्री करोगे एक कंपनी में, और सैलरी तुम्हारे खाते में आएगी। खाना खर्चा का तुम्हारा कुछ होना नहीं, क्योंकि वहाँ कंपनी की ओर से सब कुछ लॉजिंग, बोर्डिंग और फूडिंग वगैरह तुमको प्रोवाइड की जाएगी। तो तुम सैलरी बचा भी पाओगे और कुछ सालों में घर भी वापस आ सकते हो और लाइफ तुम्हारी सेट हो जाएगी। तो अशोक को लगा कि हाँ, ये तो वाकई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और मुझे ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उसने निक्षेप से बात की और उसे कुछ रुपए दिए। वो रुपए भी लाखों में ही थे, क्योंकि इस तरह के काम कुछ हज़ार रुपयों में तो होते नहीं। आपको पता है, लोग कमाते हैं खूब ज़बरदस्त तरीके से, और निक्षेप को भी उसने लाखों रुपए दिए। अशोक ने इधर उधर से इंतज़ाम करके जहाँ से भी वो दे पाया, और फाइनली वो दिन आया जब इसे कंबोडिया रवाना होना था। तो पहले ये बैंकॉक पहुँचा फ़्लाइट से, और फिर बैंकॉक फ़्लाइट से पहुँचने के बाद वहाँ से किसी और ज़रिए से, प्रॉबली रोड ट्रिप से, रास्ते से वो कंबोडिया पहुँचा, और कंबोडिया में उसको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में ले जाया गया, और वहाँ ले जाने के बाद उसकी मुलाकात कुछ लोगों से करवाई गई अशोक की। ये जो लोग थे वो एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इन लोगों ने अशोक से कहा, ठीक है, वेलकम ऑन बोर्ड, आप कंबोडिया आ गए हैं और अब यहाँ से आपके लिए बहुत बढ़िया ब्राइट करियर की शुरुआत होने वाली है। तो हम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कुछ वेरीफाई करेंगे, और साथ में आपके लिए कंबोडिया के जो लोकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड करेंगे कंपनी की ओर से। तो आप अपना पासपोर्ट, वीज़ा और जो भी दूसरे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा हमें सौंपिए, हमारे हवाले कीजिए। तो एक आदमी जो हज़ारों किलोमीटर दूर, हज़ारों मील दूर किसी देश से दूसरे देश में गया है,
और जिन लोगों के पास गया है वो उन लोगों पर बड़ा डिपेंडेंट होता है आमतौर पर, खासकर तब जब आप कोई बहुत पढ़ लिख करके माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करने नहीं जा रहे हों। तो वहाँ जो आदमी जाता होगा नौकरी करने, उसके माइंड में क्लैरिटी रहती होगी, स्टेप बाय स्टेप उसको सब कुछ पता होता होगा। लेकिन इस तरह के जॉब में जो ऑड जॉब्स होते हैं, या इनको छोटा मोटा काम भी कह सकते हैं, काम कोई छोटा नहीं होता, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं, तो इस तरह के काम में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है। तो अशोक से जब उसके वुड बी एम्प्लॉयर्स ने कहा कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हवाले कीजिए, तो अशोक ने खुशी खुशी बहुत उम्मीदों के साथ वो सारा डॉक्यूमेंट उनको दे दिया। लेकिन इसके बाद अशोक को पहली बार जोर का झटका लगा। उसे पता चला कि जिन लोगों को उसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो कोई कंपनी नहीं चलाते और न ही उसका काम कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। कुछ दिनों तक अशोक जो है कंबोडिया पहुंचने के बाद निक्षेप नाम का उसका जो एजेंट था इंडिया का, उसी के कमरे में रहा, और उसके बाद उसको ये सो कॉल्ड कंपनी वाले अपने साथ लेकर गए और एक डॉर्मेट्री में उसको डंप कर दिया, जहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ इंडियंस भी थे। अब ये जो लोग थे, ये अगर कोई कंपनी नहीं चलाते थे, अगर डाटा एंट्री का काम नहीं था, तो आखिर ये काम क्या करते थे? तो अशोक को बहुत जल्द ये पता चल गया कि ये कौन लोग हैं और क्या काम करते हैं। बेसिकली ये कंबोडिया में फ्रॉडस्टर्स का, यानी ठगों का एक गिरोह था, एक गैंग था, जो इंडियन लोगों को बंधक बनाकर उनसे ठगी का काम करवाते थे। इंडियन लोगों से ही क्यों करवाते थे? वो इसलिए कि कंबोडिया में ये जो गैंग था, ये पर्टिकुलरली इंडियन पब्लिक को ही ठगी के लिए टारगेट किया करता था। और मोडस ऑपरेंडी इसकी जो है वो बड़ी सीधी सपाट सिंपल सी थी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये क्या करते थे, कुछ डेटिंग ऐप्स होते हैं, उन डेटिंग ऐप्स में अलग अलग लड़कियों के नाम से और फेक फोटोग्राफ से फेक प्रोफाइल बना लिया करते थे। ये सब होता था कंबोडिया में बैठकर, और वहाँ से लड़की का रूप धरकर डेटिंग ऐप के ज़रिए वो इंडिया में अलग अलग लोगों को टैप करते थे, टारगेट करते थे, फंसाने की कोशिश करते थे। डेटिंग ऐप में ऐसे लोग जो पैसे वाले हैं, जो किसी पार्टनर की तलाश में हैं, ऐसे लोगों को इस गैंग के लोग टारगेट किया करते थे। तो अशोक को भी यही काम करना था। और अशोक को क्यों चुना गया, या दूसरे इंडियन लोगों को क्यों चुना गया? क्योंकि एक इंडियन आदमी जो है वो इंडियन लोगों को फंसाने में ज़्यादा प्रोफिशिएंटली काम कर सकता है, डील कर सकता है, क्योंकि उसको इंडियन लोगों का माइंडसेट पता है, लैंग्वेज का पता है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह की बातें होती हैं, सोसाइटी में क्या बात होती है डेटिंग वगैरह को लेकर या शादी को लेकर, इसके बारे में पता होता है। तो इसीलिए अशोक और उस जैसे कई लोगों को वहाँ इन ठगों ने बंधक बनाकर रखा हुआ था। अब अशोक जो है वो डेटिंग ऐप पे लड़की बनकर इंडिया के लोगों को टैप करने लगा, टारगेट करने लगा, और उनको जो है वो ठगने की कोशिश करने लगा। हालांकि अशोक जो है खुद इस चीज़ के सख्त खिलाफ था। हर कोई जो है वो बदमाश नहीं होता, हर कोई आदतन कोई ठग नहीं होता। अशोक बिल्कुल एक ईमानदार साफ सुथरा लड़का था, और यहाँ तक कि वो उस जगह जाकर बुरी तरह फंस गया था, इसके बावजूद वो ठगी नहीं करना चाहता था। अशोक की हालत ये थी कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इन जालसाजों ने सीज़ कर लिए थे, अपने कब्जे में कर लिए थे, और अशोक को डॉर्मेट्री में रख दिया था और बोला गया था कि तुम यहाँ से लोगों को फंसाओ और खुद पैसे कमाओ, तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा और बाकी पैसे हमें दो। अशोक ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, उसका वहाँ से भागने का भी कोई जरिया या रास्ता नहीं था। तो वो बहुत दुखी, बहुत परेशान था, और वो वहाँ लगातार तड़प रहा था। लेकिन इसी तड़प के बीच उसे अपना काम भी करना था, और वो डेटिंग ऐप पर लड़की बनकर इंडिया के लोगों को फंसाने लगा। इस सिलसिले में अशोक की मुलाकात एक ठीक ठाक पैसे वाले आदमी से हो गई डेटिंग ऐप पर। अशोक किसी लड़की के नाम से उससे चैट करता रहा, और चैट करते करते उससे जो है वो एक तरह से अफेयर बिल्ड करने लगा। प्यार मोहब्बत वाली बातें और शादी की बातें, फ्यूचर प्लानिंग करना, ये सब अशोक एक लड़की की तरह उस इंडिया के अमीर आदमी के साथ कर रहा था। अब ठगने का जो तरीका था वो सिंपल सा ये था कि इस तरह के लोगों को ल्यूर करके, फंसा कर, पहले तो प्रेम जाल में फंसाना था, और फिर जो लड़की होती थी, सो कॉल्ड लड़की, तथाकथित लड़की, वो ठग, वो ये कहता था कि इस फॉरेक्स ट्रेड में इन्वेस्ट करो, या बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दो, या मेरे इस अकाउंट में पैसे डाल दो, मैं एक एजेंट को जानती हूँ, वो मल्टीपल कर देता है पैसे, तो एक ब्रोकर को मैं जानती हूँ, तुम उसके इस अकाउंट में पैसे डालो और
तुम्हारा पैसा 3 दिन में डबल हो जाएगा या 24 आवर्स में डबल हो जाएगा। इस तरह से वो अलग अलग झांसा जो है वो फर्जी लड़कियां इंडिया के पैसे वाले लोगों को दिया करती थी। तो अशोक का भी यही मॉडस ऑपरेंडी था, उसे भी इसी तरह से काम करना था। तो उसने एक इंडियन आदमी को फंसाया और इस मुकाम तक लेकर आ गया कि इंडियन बंदा जो था भारत में बैठा हुआ, वो अशोक जिसे वो लड़की समझ रहा था, उसके कहने पर वो लाखों रुपए जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया था। बेसिकली इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, अशोक उन पैसों को हड़पता और अपने जो रिंग लीडर्स हैं, गैंग के बड़े लोग हैं, उनको देता और इसको उसके बदले में कुछ इंसेंटिव मिलता। लेकिन अशोक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अंदर से ये काम नहीं करना चाहता था, तो उसने लास्ट मोमेंट में ये जो आदमी था जिसको उसने फंसाया था और लाखों रुपये जो देने के लिए तैयार हो गया था, उस आदमी को सारी सच्चाई बता दी और कहा कि मैं लड़की नहीं हूँ और नहीं मैं कोई इन्वेस्टमेंट का प्रपोज़ल मेरे पास है, ये बेसिकली एक ठगी का रैकेट है और मैं तुम्हें ट्रैप कर रहा था, तुम ट्रैप हो भी गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ। मतलब मेरी तुम्हारी जो डेटिंग वाली बात है, अफेयर वाली बात है, वो यहीं तक खत्म। अशोक को ये नहीं पता था कि वो जो ये काम कर रहा है, इस काम को उनके जो गैंग के लोग हैं वहाँ पर, वो सारे लोग मॉनिटर कर रहे हैं। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो या व्हाट्सएप चैट हो या डेटिंग ऐप पर चैट करना हो, ये सारी चीज़ें कंबोडिया में जो गैंग के लोग हैं जो ये सारा रैकेट चला रहे थे, वो मॉनिटर कर रहे थे। अशोक को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब अशोक ने ये सब कुछ किया और एक आदमी को फंसाने के बाद भी उसको अपने हाथ से जाने दिया, तो फिर उसके जो गैंग के लोग थे वो अशोक से बहुत खफा हो गए, नाराज़ हो गए और फिर उसे 6 दिनों के लिए एक काल कोठरी में डाल दिया। उसे बुरी तरह से पीटा गया, कभी रॉड से कभी डंडों से भूखा रखा गया। सूरज की रोशनी तक देखने के लिए अशोक तड़प गया और तकरीबन 6 से 7 दिनों तक उसको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। अशोक इसके बावजूद गलत काम करने के लिए तैयार नहीं था, तो वो बार बार अपने गैंग के जो भी गुंडे या जो भी फ्रॉडस्टर थे, उनके सामने वो फरियाद कर रहा था कि भाई मेरी जान छोड़ो, मुझे भारत जाने दो, मुझे अपने देश इंडिया जाने दो और मैं यहाँ रहकर ये काम नहीं कर सकता। तो जब बार बार वो यही बोल रहा था, रिलक्टेंट था, तो इन लोगों को ये लगा कि अशोक जैसे लड़के अगर हमारे कहने पर ये काम नहीं करेंगे फिर तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, तो क्यों नहीं अशोक को अगर मैं छोड़ूं तो उसके बदले में अशोक से ही पैसे वसूलूं। तो इन लोगों ने अशोक को एक प्रपोजल दिया और कहा कि हमें 13 लाख रुपीज़ का इंतज़ाम करवा दो, हम आपको अकाउंट देते हैं, उस अकाउंट में इंडिया से वो पैसे डिपॉजिट करवा दो, हम तुम्हें देन एंड देयर यहाँ से आज़ाद कर देंगे और तुम कंबोडिया से वापस भारत चले जाना। अशोक को एक उम्मीद की किरण नज़र आई। हालांकि 13 लाख रुपए किसी ख्वाब से कम नहीं थे, क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था और इतने रुपए इकट्ठा करना, बल्कि मैं कहूँगा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इतने रुपए इकट्ठा करके और किसी आदमी पर भरोसा करके दे देना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इसकी तो जान फंसी हुई थी। तो ये अशोक जो है वो अब 13 लाख रुपए फ्रेंटिकली जो है वो तलाश रहा था और अपने घर वालों से बात करके इन 13 लाख रुपयों के बदले अपनी आज़ादी चाहता था। उसको बहुत सख्त निगरानी में घर वालों से 2 बार बात करने का मौका दिया जाता था। अब ये 2 बार 48 घंटे में दिया जाता था या 24 घंटे में, ये मुझे बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन एक सेट टाइम पीरियड में उसको 2 बार घर वालों से बात करने के लिए दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम यहाँ से लाइन अप करो ताकि वहाँ से पैसे आ जाएं और तुम यहाँ से जा पाओ, तब तक तुम हमारे यहाँ ठगी का काम करते रहो। तो अशोक जो है बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। अशोक ने पहले अपने पेरेंट्स से और अपने घर के लोगों से तो बातचीत की ही, लेकिन फिर उसे एक आइडिया आया। उसे लगा कि मेरे पड़ोस में रहने वाले एक जो हमारे सज्जन हैं, जिन्हें मैं बड़ा भाई कहता हूँ, उनका नाम है मंजूनाथ रवि। तो मंजूनाथ रवि से एक बार बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये ओमान और सिंगापुर जैसे देशों में काम करके रहकर भारत वापस आ चुके हैं, तो इनको फॉरेन कंट्री का एक एक्सपोजर है। इनको आइडिया है कि विदेशों में अगर कोई ट्रैप होता है तो कैसे होता होगा और कैसे वहाँ से बचा जा सकता है। तो मैं मंजूनाथ रवि की मदद ले सकता हूँ। अशोक को वहाँ पर यह आइडिया क्लिक हुआ अपने माइंड में और उसने अपने पेरेंट्स से तो बातचीत की ही, साथ ही उसने मंजूनाथ रवि से भी कांटेक्ट किया, जो उसी के पड़ोस में रहने वाला एक दूसरा आदमी था जो इंडियन था, इंडिया में ही रहता था, वही चिकमंगलूर में, लेकिन फॉरेन रिटर्न था। तो अशोक ने उसको पूरी बात बताई और मंजूनाथ रवि ने यह तय किया कि वो उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो ये समझते थे कि फ़ॉरेन में कोई आदमी भारत का जब इस तरह के गैंगस्टर्स के हाथों में फंस जाता है तो उसकी हालत कितनी बुरी होती है, ज़िंदगी कैसी नरक बन जाती है, उनको इस बात का एहसास था। तो उन्होंने भारत में जो कंबोडिया
के दूतावास के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे संपर्क किया और संपर्क करके उनको सारी बात अशोक के बारे में बताई। और भारत के दूतावास के लोगों ने ये कहा, भारत में जो कंबोडिया के दूतावास वाले लोग हैं, कंबोडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अपने स्तर पर, अपने लेवल पे इस मामले को देखने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने अपने तौर पर कुछ एफर्ट किया भी, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं था क्योंकि अशोक किसी की कैप्टिविटी में था और कंबोडिया कोई बहुत डेवलप्ड नेशन तो है नहीं, अमेरिका या ब्रिटेन की तरह जहाँ सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो। वहाँ पर बहुत सारे ग्रे एरियाज़ होते हैं गरीब और पिछड़े देशों में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जिसमें लॉ बहुत वेल डिफाइंड नहीं होता है और गैंगस्टर्स का और लॉ ब्रेकर्स का बड़ा बोलबाला होता है, बड़े लोगों के साथ क्रिमिनल के रैकेट चलते हैं। तो कंबोडिया में यहाँ कुछ मामला वैसा ही था। तो जो दूतावास के लोग हैं उन्होंने प्रॉमिस तो किया कि वो अशोक को वहाँ से रिलीज़ करवाने में एफर्ट करेंगे, लेकिन वो प्रॉमिस जो है वो रख नहीं पाए। अब मंजूनाथ रवि काफ़ी दिनों तक घूमने भटकने के बाद उन्होंने क्या किया, चूँकि 13 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, तो मंजूनाथ रवि ने अशोक को पकड़कर जो कंबोडिया में जिन गैंग के लोगों ने रखा हुआ था, उन गैंग के लोगों से बातचीत करने की शुरुआत की और 13 लाख रुपए अरेंज करने का एक झांसा देना शुरू किया। और बेसिकली इस तरह से वो टाइम बाय कर रहे थे। टाइम बाय कर रहे थे मतलब बातों में फंसा कर वो जो अशोक को बंधक बनाने वाले लोग हैं उनके साथ कन्वर्सेशन को थोड़ा लंबा खींच रहे थे, ताकि इस तरफ से अशोक को रिलीज़ कराने में जो दूसरे चैनल पर काम चल रहा था उस काम को आगे बढ़ाया जा सके। वो कभी कहते कि हाँ, हमने 2 लाख का इंतज़ाम कर लिया है, हम और 3 लाख रुपए जुगाड़ कर रहे हैं, किसी से हमने 10 लाख मांगे हुए हैं। इस तरह की तमाम तरह की कहानियाँ जो है वो मंजूनाथ रवि अशोक को बंधक बनाने वाले लोगों से कंबोडिया में लगातार बातचीत करके इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रहे थे। मीनवाइल मंजूनाथ रवि ने जो लोकल पुलिस स्टेशन है चिकमंगलुरु में, नरसिंहपुर नाम है उस पुलिस स्टेशन का, वहाँ पुलिस स्टेशन में जाकर एक कंप्लेंट दी। और उस समय उस पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर होते थे श्री गुरु सज्जन। तो गुरु सज्जन जी को ये सारा केस जो है वो हैंडओवर किया। गुरु सज्जन जी ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे। ये उनके लाइफ का इस तरह का पहला केस था जो इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ था और किसी आदमी को जो फॉरेन में कैप्टिविटी में है, बंधक में है, उसको वहाँ से आज़ाद कराने का बहुत चैलेंजिंग टास्क था। तो सब इंस्पेक्टर गुरु सज्जन ने इस काम को एक चैलेंज के तौर पर लिया और सोचा कि चलो अशोक को आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उन्होंने भी डिप्लोमेटिक चैनल जो है उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया। भारत में जो कंबोडिया के ऑफिशियल्स हैं, राजदूत हैं, उनसे संपर्क किया और उनको अशोक के बारे में बताया। कोई बहुत ज़्यादा जब फ़ायदा नहीं हुआ तो कंबोडिया में जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर संपर्क किया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि अशोक नाम का एक लड़का फंसा हुआ है पर्टिकुलर लोकेशन में गैंग के हाथों में, उसको रिलीज़ कराने में हमारी मदद कीजिए। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जवाब ये मिला कि जो कंबोडिया में भारतीय दूतावास के लोग हैं उन्होंने ये कहा कि वो सीधे तौर पर किसी प्राइवेट प्रेमाइसेस में या किसी कंपनी के अंदर जाकर रेड नहीं कर सकते और वहाँ से किसी को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ बेशक दूतावास में वो काम कर रहे हैं लेकिन वहाँ उनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और एक तरह से देखा जाए तो बात सही भी है, ये दूतावास के ऑफिशियल्स हैं, कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग नहीं हैं कि कहीं भी किसी के भी घर में जाकर छापेमारी करके किसी को पकड़ लें या किसी को बरामद कर लें। तो उनके भी अपने लिमिटेशंस होते हैं। तो पुलिस जो डिप्लोमेटिक चैनल को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी, उनको निराशा हाथ लगी और उनको लगने लगा कि अशोक को छुड़वाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसी बीच जो गुरु सज्जन नाम के सब इंस्पेक्टर थे, उनके माइंड में एक आइडिया आया। उनको लगा कि क्यों नहीं निक्षेप नाम के उस लड़के को एक बार पकड़ा जाए जो लड़का एजेंट की तरह काम करके अशोक को ले जाकर वहाँ कंबोडिया में फंसा दिया। तो निक्षेप को एक बार पकड़ना चाहिए। फिर उसने निक्षेप को थाने में बुलाया और कहा कि तुम अकेले नहीं, तुम अपने पेरेंट्स को भी लेकर आओ। निक्षेप जो है पुलिस के दबाव में था। अब पुलिस का कॉल जाना और थाने में बुलाना, वो डरा भी थोड़ा सा। तो निक्षेप जो है अपने पेरेंट्स को लेकर थाने पहुँचा। यहाँ पर पुलिस जो है वो अपनी सख्ती पर उतर आई। गुरु सज्जन जो सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने निक्षेप और उसके पेरेंट्स को बहुत बुरी तरह से डराया, बोलचाल की भाषा में जिसे हम कहते हैं हड़काया। और हड़काते हुए ये कहा कि अगर अशोक को तुमने आज़ाद नहीं करवाया तो तुम तो जेल जाओगे ही, तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता भी पूरी उम्र के लिए जेल चले जाएंगे, क्योंकि तुम जो ये गलत हरकत कर रहे हो
कबूतरबाजी का, लोगों को वहाँ ले जाकर फंसाने का, उसके लिए एक इंग्लिश टर्म है, मैं उसको भूल रहा हूँ, हिंदी में कबूतरबाजी कहते हैं, अगर आप लोगों को याद आए तो प्लीज़ लिखिएगा कमेंट में। तो निक्षेप से ये कहा कि अगर तो तुमने अशोक को वहाँ से रिलीज़ नहीं करवाया, चाहे जैसे करवाओ, हमें नहीं पता, तो तुम तो जेल जाओगे ही, तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता भी इस उम्र में जेल जाएंगे, क्योंकि इनको तुम्हारे क्राइम का सब कुछ पता था और ये सब कुछ जानते हुए भी तुमको इस धंधे के लिए उन्होंने छोड़ रखा था, तो कनाइवेंस में ये भी जेल चले जाएंगे और पूरी उम्र इनकी जेल में निकलेगी। तो पुलिस ने निक्षेप को और उसके पेरेंट्स को एक तरह से बुरी तरह से टेरिफाइड कर दिया, डरा दिया और कहा कि अब अशोक छूटना चाहिए। निक्षेप को जब उसकी सांस अटकी, जब उसको लगा कि यार मैं तो मारा जाऊंगा, पुलिस पकड़ लेगी मुझे और मेरे पेरेंट्स को, तो मेरा क्या होगा, वो दौड़ता भागता फ्लाइट व्लाइट लेके सिंगापुर के रास्ते पहुंचा कंबोडिया। और उसका कंबोडिया में आना जाना था, क्योंकि वो वहाँ कमरा लेकर बाकायदा रहता भी था और कंबोडिया में यहाँ से जो है लोगों को सप्लाई भी करता था, तो यही धंधा ही था उसका। तो वो कंबोडिया पहुँचा और कंबोडिया में लोकल पुलिस के साथ मिलकर उसने अशोक के खिलाफ एक FIR दर्ज कराई। जी हाँ, उसी अशोक के खिलाफ जिस अशोक को वहाँ से आज़ाद करवाना था। FIR क्या था? FIR में निक्षेप ने ये लिखा कि अशोक ने उसका मोबाइल फ़ोन चुरा लिया है और सारी डिटेल वगैरह दी। बेसिकली एक फेक FIR दर्ज करवाया अशोक के खिलाफ। अशोक के खिलाफ जब FIR दर्ज हो गया तो कंबोडिया की पुलिस, जो अब तक जो है अशोक को वहाँ से बरामद करने या वहाँ से आज़ाद करवाने में लाचार थी, कंबोडिया की पुलिस को एक बहाना मिल गया एक आदमी तक पहुँचने का और उसको पकड़ के लाने का। कंबोडिया की पुलिस ने, ये जो गैंगस्टर्स ने, ये जो सो कॉल्ड उनका जो अड्डा था, ऑफिस था, जहाँ वो डाटा एंट्री का फर्जी काम करते थे, बेसिकली डाटा एंट्री कुछ नहीं होता था, आपको मैंने पहले ही बता दिया, तो उनके उस अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी करके मोबाइल चोरी के आरोप में अशोक को गिरफ्तार कर लिया कंबोडिया की पुलिस ने। और गिरफ्तार करके अशोक को लेकर आई पुलिस और अशोक के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, अशोक के जो अशोक को जो वहाँ पर बंधक बनाकर रखने वाले लोग थे, उनके पास से अशोक के सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी वीज़ा, पासपोर्ट और दूसरे सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सब भी पुलिस ने रिट्रीव कर लिए, ये बताते हुए कि ये चोर है, मोबाइल चोरी में इसके खिलाफ FIR है, तो ये हमें चाहिए। तो पुलिस अब उसको लेकर चली आई। बस भारतीय दूतावास को, जो कंबोडिया में है, उसके ऑफिसर्स के साथ गुरु सज्जन और मंजूनाथ रवि, ये लोग लगातार टच में थे। निक्षेप ने जैसे ही FIR दर्ज करवाई और पुलिस ने जैसे ही अशोक को गिरफ्तार कर लिया और थाने में लेकर आई, भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने वहाँ पर इंटरवेन किया, वहाँ पर हस्तक्षेप किया और ये बताया कंबोडिया की पुलिस को कि असल में इस आदमी को कैप्टिविटी में रखकर गलत तरीके से गैंग लीडर्स ने, गैंग लॉर्ड्स ने जो है बंधक बनाकर इनसे ठगी करवा रहे हैं और इस आदमी को हमें रिलीज़ करवाना है। और ये FIR इसी कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करवाया गया है। जब कंबोडिया की पुलिस को सारी बात समझ में आई और जब इंडियन एम्बेसी ने उस मामले में इंटरवेन किया प्रॉपर तरीके से, तो फिर कंबोडिया की पुलिस ने अशोक को इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स के हवाले कर दिया और कहा कि ये रहा आपका आदमी, अब आप इसको सुरक्षित अगर कंबोडिया से बाहर भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए, पासपोर्ट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये रहे। अब अशोक जो है वो आज़ाद हो चुका था, लेकिन उसका भारत आना इतना आसान नहीं था। उसके पीछे लोग पड़े हुए थे और वो चाहते थे कि अशोक जो है किसी भी तरह से उनके क्लच से, चंगुल से छूट कर ना जाए, क्योंकि यहाँ तो 13 लाख रुपए भी नहीं मिले। तो वो गैंग के जो लोग हैं वो अशोक को फंसाना चाहते थे। दूतावास के जो अधिकारी हैं उन्होंने अशोक से ये कहा कि फ़ौरन सिंगापुर की फ़्लाइट लो, पासपोर्ट अपने पास रखो और सिंगापुर से फिर भारत चले जाओ। तो अशोक ने कहा मेरे बैगेजेस, मेरे झोला, सूटकेस क्या करूं? दूतावास के अधिकारियों ने कहा वो भूल जाओ, भागो यहाँ से बस। तो अशोक जो है वो किसी तरह से कंबोडिया से सिंगापुर और फिर सिंगापुर से फ़्लाइट लेकर इंडिया वापस आया। मीनवाइल जब उन बैग के बारे में पता किया, अशोक के बैग के बारे में, तो ये पता चला कि उन बैग्स में जो है किसी ने ड्रग रख दिया था। और ड्रग रखने के पीछे इंटेंशन क्या था? ताकि जैसे ही अशोक जो है जब वो आज़ाद हो जाए और कंबोडिया से वापस जाने लगे तो अपना बैग तो कैरी करेगा, लेकिन बैग कैरी करेगा तो एयरपोर्ट पर ही ड्रग के साथ पकड़ा जाएगा। अब जब एयरपोर्ट पर ड्रग के साथ जैसे ही पकड़ा जाएगा तो आप समझिए कि अशोक फिर से जो है एक बुरे नेट में फंसेगा, एक खतरनाक जाल में फंसेगा और शायद उसकी ज़िंदगी बाकी जेल में ही कट जाए ड्रग स्मगलिंग के चक्कर में। तो
जो लोगों ने अशोक को बंधक बनाया था वो कितने खतरनाक लोग थे कि डेटिंग ऐप के ज़रिए वो अशोक से ठगी करवा रहे थे, इंडियन लोगों से ही, इंडियन लोगों के खिलाफ ही काम करवा रहे थे। और ऊपर से जब अशोक वहाँ से छूट कर आने की कोशिश कर रहा था तो उसके बैग में ड्रग्स भी डाल दिया था। वो तो भला हो भारतीय दूतावास के उन अधिकारियों का जो कंबोडिया में लोकेटेड हैं, प्लेस्ड हैं, उन लोगों ने अशोक को सही रास्ता बताया कि बैग वैग का चक्कर छोड़ो और ऐसे ही खाली हाथ भारत निकल जाओ। तो अशोक ने वही किया और उसकी एक तरह से कहा जाए तो जान बची। वो भारत आया और भारत आकर अपने परिवार वालों से मिला, बहुत खुश है। और आज की तारीख में वो अब कभी भी भारत छोड़कर बाहर किसी देश में जाकर कोई जॉब या नौकरी करने के बारे में सोचता भी नहीं है। वो बहुत ग्रेटफुल है गुरु सज्जन जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनका, मंजूनाथ रवि का, और भी ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अशोक को वहाँ से आज़ाद करवाने में अपनी एफर्ट डाली, अपनी कोशिश की, उन सारे लोगों का वो बहुत शुक्रगुजार है। तो ये थी एक कहानी जिसमें एक बंदा, एक इनोसेंट आदमी नौकरी की तलाश में तकरीबन भारत से 5000 किलोमीटर दूर है कंबोडिया, इतने दूर जाकर वो फंस गया और फंसने के बाद जो है वहाँ से उसका आज़ाद होना मुश्किल हो गया था और बड़ी मशक्क़त और मुश्किलों से वो वहाँ से छूटा। तो निक्षेप पर जब दबाव डाला गया तो एक तरह से अशोक जो है उसके बाद आज़ाद हुआ। निक्षेप का क्या हुआ, निक्षेप के खिलाफ भारत की पुलिस ने कितनी कार्रवाई की, क्या की, ऑनेस्टली सेइंग इसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई जानकारी मिलती है आने वाले दिनों में तो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। आज की कहानी यहीं तक। चूँकि आज की कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और लंबी भी हो गई तो मैं आप लोगों का कोई कमेंट्स और नाम का जो सिलसिला है आज उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ के लिए मुझे आज की माफ़ी दीजिए। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। और आज के इस घटनाक्रम पर, इस स्टोरी पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।